अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक था टू फेज़ मेथड। अब इस टू फेज़ मेथड का मतलब है कि इसमें हमने एक क्वेश्चन इस तरह एक स्टेप करते हैं ना, एक पूरा प्रोसीजर करते हैं। अब इसमें दो बार प्रोसीजर होना है, इसलिए इसे कहते हैं टू फेज़ मेथड। सबसे पहले आपको क्वेश्चन इस तरह आएगा, मिनिमाइज कर दें इस फंक्शन को z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 माइनस 5x3 सब्जेक्टेड टू दो कॉन्सेंट्रेट्स दी हुई हैं आपको। अब करना क्या है, इस z को पहले अरेंज कर लेना अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। z के साथ ये 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा और 5 इधर आके प्लस हो जाएगा इक्वल टू 0। इसके बाद जिस तरह मैंने पीछे पढ़ाया था पिछले मेथड में कि जब जब ये दो साइन आए ना, तब आर्टिफिशियल वेरिएबल भी ज़रूर आते हैं। अब ये दोनों बाई चांस दूसरे वाला लेस देन वाला साइन आया ही नहीं, ये दोनों ही आए हैं। अगर ये दोनों आए तो मतलब दोनों में आर्टिफिशियल आने ही आने हैं। इसके बाद ये था x1 प्लस x2 प्लस x3, जब इक्वल हो ना तब सिर्फ आर्टिफिशियल आता है। अब सिर्फ r1 आ जाएगा और इक्वल किसके आ जाएगा, 7 के। दूसरी इक्वेशन में 2x1 माइनस 5x2 प्लस x3, जो बड़ी होती है मैंने समझाया था, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसमें से कुछ माइनस करते हैं, जो चीज़ कम होती है उसमें कुछ ऐड करते हैं। अब ये चीज़ ज़्यादा थी, इसमें से कुछ माइनस होना है, वो s2 क्या हो जाएगा, माइनस हो गया। s1 क्यों नहीं किया, क्योंकि इक्वेशन दूसरी है इसलिए s2 कर लिया, इसका इशू कोई नहीं, सिर्फ याद रखने के लिए क्योंकि इक्वेशन दूसरी है इसलिए s2 कर लिया। प्लस r2 तो आना ही आना है, इस साइन की वजह से, इन दोनों साइनों की वजह से r आने ही आने हैं। ये आ गया r1 और ये आ गया r2 इक्वल किसके है, 10 के। ये हमारे पास दोनों इक्वेशनें बन गई। अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद हमने करना फेज़ वन। फेज़ वन में करना क्या है, फेज़ वन में हमने इनमें से अब मिनिमाइज करना है। ये क्वेश्चन मिनिमाइज का था तो मिनिमाइज करना आर नॉट इज इक्वल टू r1 प्लस r2 को। अब यहाँ पे मिनिमाइज लिखें या मैक्सिमाइज लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। वो क्यों नहीं पड़ना वो भी आपको 2 मिनट बाद समझ लग जाएगी क्यों नहीं फ़र्क पड़ना, क्योंकि यहाँ पे फेज़ वन में एक ही चीज़ है, एक ही स्टेप, यानी कि फेज़ वन मिनिमाइज और मैक्सिमाइज हर क्वेश्चन के लिए फेज़ वन एक जैसे ही है। अब कैसा है, यहाँ पे आर नोट के आगे क्या लिखा हुआ है, r1 और r2, यानी कि हमें इन इक्वेशन में से r1 और r2 की वैल्यू चाहिए। r1 की वैल्यू पर लिख लें, r1 की वैल्यू आ जानी है 7 माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3, मैंने यहाँ से बस उठा के लिखी है r1 की वैल्यू। फिर r2 की वैल्यू लिख लें, r2 की वैल्यू 10 माइनस 2x1 प्लस 5x2 माइनस x3 प्लस s2। इधर कोई मसला नहीं होगा मेरे ख्याल से, आपको सिंपल सी बात थी। अब आर नोट की वैल्यू लिखनी है, आर नोट किसके बराबर था, r1 प्लस r2। इन दोनों को मैं ऐड करने लगा हूँ सिंपल, इन दोनों को ऐड करके आर नोट की वैल्यू आ जानी है 17 माइनस 3x1 प्लस 4x2 माइनस 2x3 और प्लस s2। ये आपके पास आ गई आर नोट की वैल्यू। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जिस तरह z के साथ सारी रकमें z के साथ ले आते थे, अब आर नोट के साथ ये सारी रकमें आर नोट के साथ आ जानी है, यानी कि आर नोट प्लस 3x1 माइनस 4x2 प्लस 2x3 माइनस s2 इक्वल किसके है, 17 के। इस इक्वेशन को आपको ए कह लें, बी, इसको आप ए कह लें और इसको आप बी कह लें। यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से बात समझ लग गई होगी कि किस तरह आपने आर नोट यानी कि r1 प्लस r2 की वैल्यू किस तरह निकालनी है। और एक और मैंने अभी तक बात बताई है कि फेज़ वन में यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम पीछे, अब वो उसमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता ये भी मैं समझाने लगा हूँ आपको। अच्छा, अब हमने यहाँ पे बना लिया टेबल। पीछे अगर आप याद करें तो मैंने कहा था मिनिमाइज वाले क्वेश्चन में यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं बेसिक रो में, और मैक्सिमाइज वाले में सबसे छोटी वैल्यू। अब ये बात है कि टू फेज़ मेथड के फर्स्ट फेज़ में इस टेबल में फेज़ वन के टेबल में हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं, मिनिमाइज हो या मैक्सिमाइज हो हमेशा सबसे बड़ी वैल्यू लेनी है। इसलिए ये मैंने लिखा था कि यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज से फ़र्क नहीं पड़ना। अब करना क्या, आर नोट वाली रो यहाँ पे लिख लें, सेम सेम मैंने लिख लिया 3 माइनस 4, इसके बाद आ जाना 2, उसके बाद आ जाना -1, उसके बाद आ जाना 0 0 और 17। रेशो तो बाद की बात है ना, मैंने ये एज इट इज़ यहाँ से बस कॉपी करके लिख लिया। R1 वाली रो कौन सी है, ये वाली R1 वाली रो जिसमें R1 हो, ये वाली रो, ये वाली जो स्टैंडर्ड फॉर्म में शुरू में लिखी थी वो क्या थी, 1 1 1 0 1 0 और 7, मैंने वहाँ से उठा के लिख दी। नीचे वाली क्या थी, 2 माइनस 5 1 -1 0 1 और 10। लो जी, यहाँ तक हमने वैल्यूज पुट कर ली। अब मैंने क्योंकि अभी बता दिया कि सबसे बड़ी वैल्यू लेते हैं इस फेज़ वन में, लेनी सबसे बड़ी, यानी कि ये आ गया एंटरिंग वेरिएबल, ये आ गया एंटरिंग वेरिएबल आपके पास। करते गया एंटरिंग वेरिएबल वाले पूरे कॉलम को सोल्यूशन वाले पूरे कॉलम पे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। पहली रकम आपने ये आपको ये पता होगा कि बेसिक रो वाली चीज़ों को डिवाइड करते ही नहीं, नीचे वालों से कुछ को जो जाना है उसने नीचे वाले R1 और R2 में से जाना है, यानी कि लिविंग वेरिएबल दूसरी। अब 7 को 1 पर डिवाइड करेंगे रेशो आ जानी 7, 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे रेशो आ जानी 5। यहाँ पे हमेशा सबसे छोटी रेशो लेते हैं, 5 वाली रेशो, और ये वाले कॉलम चौंक में एलिमेंट आ गया 2, यानी कि 2 आपके पास एलिमेंट आ गया।
ठीक हो गया जी। आपने इस छोटी रेशो से पीछे पीछे आते जाना है। R2 लीविंग है और X1 एंटरिंग है। R2 लीविंग हो रहा है और X1 एंटरिंग, यानी कि अगले टेबल में R2 की जगह पे आपको X1 नजर आएगा और इस 2 की जगह पे क्या बनाएंगे, इस 2 की जगह पे आपने 1 बना लेना। सिंपल सी बात है। अब अगला टेबल आगे मेरे पास ये आ गया, देख लें आप। ये R2 था, अगले टेबल में R2 की जगह पे क्या आ गया, X1 नजर आने लग पड़ा। ओके हो गया। अब इस 2 की जगह पे आपने क्या बना लिया, 1 बना लिया, यानी कि पिछले क्वेश्चन वाली सेम टू सेम कॉपी अब चल रही है। उसके बाद फेज 1 में अब ये 1 है, इसके ऊपर सारे क्या बनाने हैं, 0। मैंने समझाया था कि जो नई लाइन बनी है वो इस टेबल की और पुरानी लाइन है, यानी कि बाकी 2 लाइनें ऊपर वाले टेबल की यूज़ होंगी। यानी कि ये 1 है, इस 1 में से ये 1 माइनस होगा, इस 1 में से ये -5/2 माइनस होगा और ये नई रकमें आती जाएंगी। ऊपर सारे 0 बन गए दोनों और यहाँ पे 1 आ गया। इसके बाद क्या करना है, आगे कैसे चलाते हैं स्टेप को। उसके बाद फिर देखते हैं अब बेसिक रो में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 7/2, ये 3 पॉइंट समथिंग आना। ये अब आ गया हमारे पास, सबसे बड़ा नंबर ये आ गया। तो ये एंटरिंग वेरिएबल है। एंटरिंग वेरिएबल वाले पूरे कॉलम को सोल्यूशन वाले पूरे कॉलम पे डिवाइड कर देना। डिवाइड करने के 4 डिवाइड होगा 7/2 पे, आंसर आ जाएगा 4/7। 5 डिवाइड होगा 5/2 पे, ये नेगेटिव आता है इसलिए नहीं लिखा, यानी कि एक ही रेशो आ गई सिर्फ 4/7। ये वाली रो के पीछे पीछे जाए, R1 अब लीविंग होगा और X2 एंट्री होगा। अगले टेबल में देख लें R1 की जगह पे क्या नजर आ रहा है, X2 नजर आ रहा है। तो चौक में इसके और इसके चौक में नजर आ रहा है 7/2। तो 7/2 को हमने क्या बनाना है, 1 बनाना है। किस तरह बनाएंगे, 2/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2/7 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 आ गया, बकाया सारी रकमें वैसे ही। अब नई रो इसकी और पुरानी रो ऊपर वाली और नीचे वाली, ऊपर वाले की यूज़ होंगी और ऊपर नीचे सारे क्या बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। आगे देखें, अब हमें चाहिए थी बेसिक रो में सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर। मैंने यही बताया ना, क्वेश्चन मिनिमाइज का हो या मैक्सिमाइज का हो, बेसिक रो में सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर। अब यहाँ पे बेसिक रो में सबसे बड़ा तो क्या पॉजिटिव नहीं नज़र आ रहा, पॉजिटिव कुछ है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे आप क्वेश्चन को स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन ये सिंप्लेक्स मेथड नहीं चल रहा कि बेसिक में कोई पॉजिटिव नहीं है तो स्टॉप कर दें। यहाँ पे 2 चीज़ें चेक करनी है। पहली चीज़ ये भी होना ज़रूरी है कि बेसिक में कोई पॉजिटिव नहीं है, और दूसरी चीज़ ये भी होना ज़रूरी है कि R0 के सोल्यूशन में 0 भी हो। दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही हैं ना, कोई बेसिक में पॉजिटिव रहा, बड़ा क्या होना, पॉजिटिव है ही नहीं। और दूसरी बात, R9 के सोल्यूशन में, सोल्यूशन वाले रो में आंसर क्या आ गया, सोल्यूशन वाले कॉलम में आंसर क्या आ गया, 0। ना कोई पॉजिटिव, R0 का आंसर 0। अगर ये दोनों कंडीशंस हों तो क्वेश्चन फेज़ 2 में चले जाता है। यहाँ तक मेरे ख्याल से अब आपको समझ लगी होगी, फेज़ 1 की समझ एग्जैक्ट लग गई होगी। इतना सा काम था फेज़ 1 में। अब फेज़ 2 में क्या करना, फेज़ 2 में आपने सबसे पहले ये लिख लेना, ये X2 वाली लाइन है, ये X1 वाली लाइन है। X2 वाली लाइन का मतलब है X2 + 1/7 X3 + 1/7 S2 + 2/7 R2 और R1 -1/7 R2। मैंने वैसे ही एज इट इज़ लिख लिया, लेकिन करना क्या, अब यहाँ पे एक चीज़ है, ये सारी चीज़ें थी उनको ऐड करके, आर्टिफिशियल्स को ऐड करके, आपने आर्टिफिशियल्स को छोड़ के बाकी इस पूरी रो की नॉलेज को लिख लेना, X1 की शक्ल में और X2 की शक्ल में, और फिर इस पूरी रो की नॉलेज को लिख लेना X1 की शक्ल में। ठीक हो गया, यानी कि इधर से हम X2 की वैल्यू निकाल लेंगे और इधर से X1 की वैल्यू निकालेंगे। सिंपल सी बात है। अब ये X2 वाली रो थी ना, सेकंड वाली, वो मैंने ये लिखी हुई है सेकंड वाली रो, इसमें से X2 की वैल्यू सेपरेट कर ली, X2 एक साइड पे रख लिया, बकाया सारे एक साइड पे आ गई X2 की वैल्यू। ठीक हो गया। इसके बाद सेकंड लास्ट वाली रो है X1 है ये। अब ये X1 है तो इसका आएगा आंसर X1 + 6/3 X3 - 1/7 S2। आगे R की वैल्यूज़ भी हैं, बेशक हैं, लेकिन लिखनी नहीं है। बस आपने याद रखना, फेज़ 2 में आपने R's को छोड़ के बकाया S की या X की शक्ल में आपने X2 की वैल्यू निकाल ली। यहाँ मेरे पास आ गई X1 की वैल्यू भी। X1 और X2 क्लियर हो गए हैं। इसके बाद क्या करना है, फेज़ 2 का ये था, फेज़ 2 का पहला स्टेप कि जितने भी वहाँ पे X1 X2 X3 नज़र आ रहे हैं उनकी वैल्यू निकालने। फेज़ 2 का दूसरा स्टेप क्या है, जो आपके पास क्वेश्चन में Z था ना, Z = 2x1 + 3x2 - ये क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो Z था उसमें जो आपने वैल्यू निकालनी है X1 और X2 की, वो जितनी भी आपके पास है, इस क्वेश्चन में हमारे पास X1 और X2 है, वो दोनों इसमें Z में पुट कर दें, ओरिजिनल Z में। मैंने ओरिजिनल Z में पुट कर दिया, 2 × X1 की जगह उसकी वैल्यू, 3 की जगह और 7 X2 की जगह उसकी वैल्यू, 5x3 वैसे ही आ जाएगा। तो ये आपके पास Z सिंपलाइज होकर आ जाएगा, सिंपलाइज हो गया, आपके पास Z आ गया। Z की वैल्यू आ गई 50/7 X3 + 1/7 S2 = 102/7। Z + 50/7 + 1/7 = 102/7। ये आपके पास आ गई वैल्यू किसकी, Z की। अब नई वैल्यू सिंपलाइज हुई वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने पिछले क्वेश्चन की तरह करना है जिस तरह आपने सिंप्लेक्स किया है। अब वैसी ही बात आ गई, क्वेश्चन है मिनिमाइज का, देख लें, क्वेश्चन है मिनिमाइज का, ये आपके पास आ गई Z की वैल्यू। अब हमने करना है इसको मिनिमाइज।
क्वेश्चन बन गया पहले पहले की तरह का। अब तो वैसे ही मुझे मौज लग गई हमें, जो पता है क्वेश्चन है मिनिमाइज का। z की वैल्यू यहाँ पे लिख ली वैसे ही जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने की है। z में x1 कितना है 0, x2 कितना है 0, x3 कितना था 50/7 ये लिख दिया, s2 कितना है 1/7 और सोल्यूशन लिख दिया। ठीक हो गया ना। सिंप्लेक्स मेथड में आर्टिफिशियल नहीं होते थे, याद करें सिंप्लेक्स में आर्टिफिशियल नहीं होते थे। मैंने समझाया कि अब लिखना यहाँ से आगे सिंप्लेक्स वाला तरीका, यानी कि सिर्फ एक्सेस सारे और एस सारे। यहाँ पे अब एस एक ही था, एक्स भी एक ही था, बकाया दोनों एक्स क्या हो जाएंगे 0। ये जेड की वैल्यू आ गई। इसके बाद लिखनी है x2 और x1 की वैल्यू, वो कौन सी है अभी जो निकाली थी यार, ये x2 की वैल्यू है। एज इट इज उठा के पुट कर देनी इधर, उधर x1 भी 0 है, x2 1 है, x3 1/7 है, s की भी वैल्यू है 1/7 और सोल्यूशन भी है। और यहाँ पे x1 की वैल्यू लिखनी है, वो कहाँ से लिखनी है, वो भी अभी भी निकाली थी। फेज़ 2 के शुरू में पहला स्टेप यही था, x1 और x2 निकाले थे, याद है ना। ये उठा के इधर भी रख दिया आपने। अब ये नया टेबल बन गया। सिंप्लेक्स के याद रखना, सिंप्लेक्स के मुताबिक सोल्व कर रहे हैं। करना है मिनिमाइज, सबसे बड़ा पॉजिटिव ले लिया एंटरिंग, मिनिमाइज में अपोजिट चलते हैं, सबसे बड़ा ले लिया, ये आ गया एंटरिंग। एंटरिंग वाले कॉलम को सोल्यूशन वाले कॉलम पे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगी रेशो 4, ये आ जाएगी रेशो 7.5। छोटी रेशो 4 है, 4 के पीछे पीछे जाना है। तो x2 हमारे पास लीव कर रहा है, x2 लीव है और x3 एंटर है, यानी कि अगले टेबल में x2 की जगह पे क्या नजर आएगा x3। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब ये चौक में एलिमेंट आया था, इधर और इधर चौक में आया था 1/7, उसके यहाँ पे बनाएंगे 1 7 से मल्टीप्लाई करके 1 बना के नई रो इसकी और पुरानी रो ऊपर ये वाली, ये दोनों ऊपर और नीचे क्या बना लेंगे जीरोज, ऊपर नीचे 0 बन गए। यहाँ तक भी हो गया। अब क्या देखना होता है, कर रहे हैं मिनिमाइज। पहली रो में सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर चाहिए, पॉजिटिव भी और सबसे बड़ा भी। देख रहे हैं अब यहाँ पे ना कोई पॉजिटिव है, बड़ा क्या होना है, पॉजिटिव ही नहीं है। सिंप्लेक्स का क्राइटेरिया एक ही होता था, अगर पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव चाहिए। अब यहाँ पे पॉजिटिव नहीं है तो क्वेश्चन ने स्टॉप होना। अगर क्वेश्चन ने स्टॉप होना तो जो मिनिमाइज कर रहे थे ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुकी है, ये लास्ट फॉर्म आ चुकी है, इससे आगे क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। इसका मतलब z इज इक्वल टू -98/7 आपका आंसर है। कौन कौन सी वैल्यू पे, x1 इज इक्वल टू 21/7 पे, x3 इज इक्वल टू 4 पे, और x2 क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं तो x2 0 लिख देना। यानी कि ये आपके पास आंसर आ गया, z इज इक्वल टू -98/7 आपका आंसर है। कौन कौन सी वैल्यू पे, x1 21/7, x2 0 और x3 4, ये आपका आंसर है। सिंपल सी बात थी, इसमें कोई मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं था। सिर्फ ये है कि दो मेथड्स हैं और दो फेजेस हैं। पहला फेज़ भी आपको समझा दिया तफसील से, आपने आराम आराम से ना, जिस तरह मैंने वीडियो बनाई है, थोड़ी थोड़ी वीडियो देख के साथ साथ क्वेश्चन देखा करें जो आपने लिखे हुए हैं, अगर नहीं तो मैंने PDF सेंड किए हुए हैं ग्रुप में, आप उधर से देखा करें साथ साथ के। जितना मैं बात बताऊँ थोड़ा से 15-20 सेकंड की 30 सेकंड की देख के स्टॉप करके उसके बाद वो क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमाइज करना है इसको, हमने सब्जेक्ट कर रहा है इन दोनों इन तीनों पे। अब यहाँ पे इसमें आर्टिफिशियल नहीं लगना, अगर आपको याद हो इक्वल वाले और ग्रेटर वाले साइन में आर्टिफिशियल होता है, चेक कर लें। तीसरे में आर्टिफिशियल नहीं है, नहीं है, वैसे ही चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। इसके बाद क्या करते थे, R1 R2 की वैल्यू निकालते थे। यहाँ से R1 की वैल्यू बकाया सारे दूसरी साइड पर ले जाइए, ये आ गया। यहाँ से R2 की वैल्यू बकाया सारे दूसरी साइड पर ले जाइए, आ गया। मैं तेज तेज बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझा चुका हूँ। R1 और R2 की वैल्यू आ जाएगी। मिनिमाइज करना है हमने, R0 को मिनिमाइज करना है। R0 होता है R1 प्लस R2। यहाँ पे मिनिमाइज लिखा हो या मैक्सिमाइज लिखा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव लेना है फेज़ 1 में, आपको याद होगा। R0 की वैल्यू आ गई, सिंपल सा टेबल बना लिया, उसमें R0 की वैल्यू एज इट इज जो भी निकाली पुट कर दी। R1 की वैल्यू कौन सी है, ये वाली पूरी लाइन, R2 की ये वाली लाइन, वो लिख के इसके बाद यहाँ पे लिखते कौन कौन से एलिमेंट हैं जो पहली रो में 0 हों। ये मैंने पिछले मेथड में भी आपको समझाया था, मेरे ख्याल से दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कौन कौन से लिखते हैं जो पहली रो में 0, पहली रो में 0 था S3 भी, R1 भी और R2 भी। यहाँ पे R1 भी आ गया, R2 भी आ गया और S3 भी आ गया। R1 वाली लाइन भी स्टैंडर्ड फॉर्म से, R2 वाली लाइन भी स्टैंडर्ड फॉर्म से, S3 वाली लाइन भी स्टैंडर्ड फॉर्म से उठा के सिर्फ पेस्ट कर लेनी है। अब सबसे बड़ा नंबर 7 था, ये इसको इस पर डिवाइड करेंगे, 1s बनाएंगे, 0s बनाएंगे, आपका फेज़ 1 कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉजिटिव चाहिए था, यहाँ पे बड़ा तो क्या पॉजिटिव ही नहीं है, और दूसरी बात R0 भी क्या 0 है, यानी कि क्वेश्चन आगे चल सकता है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ना पूरी हो तो क्वेश्चन आगे नहीं चलना, याद रखना, ठीक होगा ना। आगे क्वेश्चन चल जाएगा। अब R0 भी 0 है, कोई पॉजिटिव भी नहीं है, क्वेश्चन आगे चलेगा। हम इसमें से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, पहली क्वेश्चन में से x1 की, दूसरी क्वेश्चन में से x2 की। जैसे क्वेश्चन चल रहा था सेम सेम, ये आ गई x1 की वैल्यू, ये आ गई x2 की वैल्यू, उससे ओरिजिनल z में पुट किया, ये आ गई z की वैल्यू, ठीक हो गया। इस z की वैल्यू को इस टेबल में, नए टेबल में पुट करें, साथ x1 ये वाला, x2 ये वाला, s3 जो जो आपके पास वैल्यू थी ना, इसके बाद ये टेबल बनाना है। इस टेबल को देख के जो इस टेबल में S3 था वो तो लाइन सेम सेम आ जाएगी, ये वाला S3 और ये वाला S3 तो सेम।
अच्छा, अब आपके पास जो सेकंड टेबल आपने बनाया है, जेड की वैल्यू जो नॉर्मलाइज्ड अब सिंपलाइज्ड वैल्यू है ये वो लिख ली, x1 ये पड़ा हुआ है, x2 ये पड़ा हुआ है, और तीसरी s3 भी लिखना है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखनी है कि s3 भी लिखा है, क्यों लिखा है भला? क्योंकि जो टू फेज वाला होता है ना, सेकंड फेज में जो टेबल होता है ना, ये फर्स्ट फेज के लास्ट वाला टेबल ही होता है। जो फर्स्ट फेज के लास्ट में टेबल आया ना, वैसे का टेबल ही होना है, सेम सेम। अब यहाँ पे नजर आता है x1 x2 और s3, यहाँ पे भी x1 x2 और s3 सेम सेम आपके पास आ गए। ठीक हो गया ना, देख लें आप, x1 x2 s3 था, यहाँ पे भी x1 x2 और s3 आ गया। सिर्फ फ़र्क क्या है कि यहाँ पे आपके पास आर्टिफिशियल भी होते हैं, मैं पहले भी बताया था, लेकिन क्योंकि सिंप्लेक्स में आर्टिफिशियल नहीं होते तो यहाँ पे आगे आर्टिफिशियल नहीं होने। x1 की वैल्यू आपने यहाँ से उठानी है, x2 की वैल्यू यहाँ से उठानी है, और s3 सेम सेम पिछले ही आ जाना, सिर्फ अंदर आर्टिफिशियल नहीं होने, ये याद रखना। ठीक हो गया। इसके बाद क्या करना है, क्योंकि अब क्वेश्चन था मिनिमाइजेशन का, तो आप क्या करेंगे, सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे। सबसे बड़ी पॉजिटिव ये आ जाएगा एंटरिंग, एंटरिंग के बाद रेशो, इसको सोल्यूशन पर डिवाइड करेंगे, रेशो आ देंगे। सबसे छोटी रेशो ये है, चौक में एलिमेंट कौन सा आ जाएगा, 1, ये पहले ही 1 है, इसके बस ऊपर अब 0 बनाने हैं। ठीक हो गया। इसके ऊपर इसको 3/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, 0 बन जाएगा। -1/5 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, 0 बन जाएगा। -1/5 से करके इसमें ऐड करेंगे, 0 बन जाएगा। सारे 0 बन गए। अब क्वेश्चन है मिनिमाइजेशन का। अब बेसिक रो में सबसे बड़ा पॉजिटिव चाहिए। अब बेसिक रो में सबसे बड़ा तो क्या पॉजिटिव ही नहीं है, तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। जिस तरह सिंप्लेक्स स्टॉप होता है, हमने सिंप्लेक्स अच्छी तरह पढ़ा हुआ। तो इसके बाद ये आपके पास आंसर आ गया, दैट इज इक्वल टू 17/5। कौन कौन सी वैल्यू पे, x1 की वैल्यू 2/5 पे, x2 की वैल्यू 9/5 पे, और x3 यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा तो x3 0 लिख देंगे। यानी कि अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन करने का हमें सिर्फ एक फ़ायदा हुआ, पिछले क्वेश्चन में और इसमें क्वेश्चन में ये फ़र्क था कि यहाँ पे एस भी है इस टेबल में। फेज़ 2 में एस आना या नहीं आना ये क्वेश्चन बनता है। ये बस आपने एक, मेरी जो अब मैं फिक्रा बोल रहा हूँ वो याद रखना है, फेज़ 2 का टेबल जो बनता है वो फेज़ 1 के आखिरी टेबल को देख के बनाना है। फेज़ 1 के आखिरी टेबल में आपके पास कॉलम में क्या क्या था, x1 x2 और s3। आपने वो चीज़ें इस टेबल में ज़रूर लिखनी है। अब x1 और x2 हमारे पास नए हैं, ये आए हैं फेज़ 1 के लास्ट टेबल में से, हमने नए x1 x2 निकाल ली हैं, ठीक है, निकल आए। रह गया s3 जो हमारे पास नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अगर नहीं है तो उसको पिछले टेबल में से आपने एज इट इज़ कॉपी कर देना। बस एक बात याद रखनी है, क्योंकि सिंप्लेक्स में आर्टिफिशियल नहीं होते तो इसमें आर्टिफिशियल नहीं आना है बस। बाकी तो आपका सेम सेम वैसे का वैसे क्वेश्चन, बाकी बिल्कुल वैसे का वैसा है। सिर्फ ये बात ये है कि आपके फेज़ 1 का जो लास्ट टेबल है उसमें आर्टिफिशियल होते हैं। यहाँ पे x1 और x2 भी किस तरह बनाए थे, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे x1 और x2 भी इस तरह बनाए थे कि आर्टिफिशियल को उड़ा दिया था, क्योंकि सिंप्लेक्स में आर्टिफिशियल नहीं चलते। मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे भी R1 नहीं है, R2 नहीं है, यहाँ पे भी R1 नहीं है, R2 नहीं है। x1 और x2 भी इस तरह बनाए थे कि आर्टिफिशियल उड़ा दिए थे। s3 भी पिछले टेबल से यहाँ पे इस तरह लाना है कि R1 R2 नज़र ना आए सिर्फ। इसके बाद ये x1 और x2 को ओरिजिनल z में पुट किया हुआ था, वो आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ सारा। z की वैल्यू लिखी, x1 की वैल्यू यहाँ से लिखी, x2 की वैल्यू लिखी, s3 की वैल्यू पीछे से उठा ली, सिर्फ R1 और R2 नहीं है। उसके बाद सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया। मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, ऊपर लेना है सबसे बड़ा पॉजिटिव नंबर। जब सबसे बड़ा तो क्या पॉजिटिव ही नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन स्टॉप हो जाना, ये आपके पास आंसर आ गया। अब मेरे ख्याल से इसमें कोई मसला नहीं होगा और मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ ये है कि 2 फेज़ हैं, लेकिन अगर जैसे जैसे मैंने वीडियो बनाई है आपने देखते जाना, समझ आती जाएगी आपको। तो ये 2 फेज़ मेथड भी आपका क्लियर हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट हम करेंगे डुअलिटी एंड सेंसिटिव, यानी कि जो आजकल सर ने पढ़ाया ना, लेटेस्ट पढ़ाया, आज इंशाल्लाह आगे हम वो करेंगे।